हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालव हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए राजस्थान का इतिहास। जो मेवाड़ इतिहास की अपन ने पहले चर्चा की थी, गुहिल वंश हमने पढ़ा था, उसका पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए गुहिल वंश का पार्ट 2। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम पहले पार्ट 1 जो पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ का जो प्राचीन नाम देखा तो वो था मेदपाट, मेदपाटन, प्रागवाड़, जिसको वर्तमान क्षेत्र की भी बात की थी। तो उसमें आते हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा का शाहपुरा। फिर हमने वंश की बात की तो मेवाड़ में जो वंश था वो था गोहिल वंश, जिसे गहलोत वंश भी कहा जाता है, जिसे राजस्थान का गौरवशाली राजवंश भी कहा जाता है। और यह गोहिल वंश विश्व के प्राचीन राजवंशों में भी शामिल है और जिसे हिंदुआ सूरज के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना की बात की हमने फिर, तो इसकी स्थापना, गोहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गुहादित्य द्वारा की गई थी और गुहादित्य को ही गोहिल वंश का संस्थापक माना जाता है। गुहादित्य के परिचय के बारे में बात की थी, तो इनके पिता थे शिलादित्य और इनकी माता थी पुष्पावती। और गुहादित्य का जो लालन पालन किया था वो किया था कमलावती ब्राह्मणी ने। और इनका जो राज तिलक किया था गुहादित्य का, वो किया था ओंद्री गांव के भील बालक ने इनका राज तिलक किया था। और ओंद्री गांव कहाँ पर है? उदयपुर में है। और इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी नागदा को अपनी राजधानी बना रखी थी। फिर हमने बात की चित्तौड़गढ़ उदयपुर मुख्यतः दो जिलों की, जिसमें चित्तौड़गढ़ में एक जनपद था जिसका नाम था मध्यमिका। फिर हमने बात की यहाँ पर शासन की चित्तौड़गढ़ में, तो यहाँ पर इस समय शासन था मौर्यों का। 8वीं शताब्दी के मौर्य शासक थे चित्रांगद मौर्य, जिन्होंने अरावली पर्वतमाला के मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। फिर चित्रांगद मौर्य के बाद इधर चित्तौड़गढ़ में ही एक शासक आते हैं मान मौर्य। फिर हमने मेवाड़ के गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक की बात की, तो वास्तविक संस्थापक कौन थे? कालभोज थे, जिनका शासनकाल 734 से 753 ईस्वी तक रहा था। और इनकी जो राजधानी रही थी वो रही थी नागदा उदयपुर की। और कालभोज के गुरु कौन थे? हारित ऋषि थे। और इन हारित ऋषि ने कालभोज को क्या बप्पा रावल की उपाधि दी थी। और कालभोज ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही चित्तौड़गढ़ के जो शासक थे मानमोरी, मौर्य वंश के शासक मानमोरी थे, उनको क्या किया था? पराजित किया था। और पराजित करने के बाद कालभोज ने मेवाड़ के कुल देवता एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी उदयपुर में करवाया था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कालभोज एक शक्तिशाली राजा होने के कारण इसने अरबी जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे इसके राज्य पर, तो कालभोज ने उन सबको विफल किया था। इसी वजह से एक इतिहासकार हुए हैं सीवी वैद्य, जिन्होंने कालभोज की तुलना स्पेन के राजा चार्ल्स मार्टन से की थी। फिर हमने बात की कालभोज की समाधि की, तो दोस्तों कालभोज की समाधि कहाँ पर है? नागदा में है। और इस समाधि को क्या कहा जाता है? कालभोज की समाधि को कहा जाता है बप्पा का मंदिर कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने चर्चा की थी। अब हम इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे हमारे पास आता है भर्तृहरि द्वितीय, एक नया शासक आता है जो 10वीं शताब्दी के राजा हुआ करते थे। दोस्तों, भर्तृहरि द्वितीय का उल्लेख दो शिलालेखों में देखने को मिलता है। भर्तृहरि द्वितीय का उल्लेख दो शिलालेखों में मिलता है। एक शिलालेख है प्रतापगढ़ का शिलालेख जो प्रतापगढ़ में है, और दूसरा शिलालेख है आघाटपुर शिलालेख जो कहाँ पर है? उदयपुर में। तो दोस्तों, प्रतापगढ़ शिलालेख में भर्तृहरि द्वितीय को महाराजा धीराज कहा गया, और आघाटपुर शिलालेख उदयपुर में भर्तृहरि द्वितीय को तीनों लोगों का तिलक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके बारे में हम अगली बात पर चर्चा करते हैं। भर्तृहरि द्वितीय का विवाह
किससे हुआ था? एक राष्ट्रकूट कन्या थी जिसका नाम था महालक्ष्मी। तो भर्तृहरि द्वितीय का विवाह हुआ था महालक्ष्मी जो राष्ट्रकूट कन्या थी इनसे हुआ था, और इनसे जो उत्पन्न संतान थी वो थी अल्लट, जो आगे चलकर गुहिल वंश के शासक बनते हैं। कौन? अल्लट। तो दोस्तों भर्तृहरि द्वितीय 10वीं शताब्दी के राजा थे। इनका उल्लेख दो शिलालेखों में मिलता है, एक तो है प्रतापगढ़ का शिलालेख और एक आघाटपुर का शिलालेख, जो कहाँ पर है? उदयपुर में। प्रतापगढ़ के शिलालेख में इनको महाराजा धीराज कहा गया, और आघाटपुर शिलालेख उदयपुर में इनको तीनों लोगों का तिलक कहा गया। इनका विवाह हुआ था राष्ट्रकूट कन्या महालक्ष्मी से, जिनसे उत्पन्न संतान थी अल्लट। अब अल्लट ही आगे मेवाड़ के शासक बनते हैं, तो अल्लट के बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों अल्लट भी 10वीं शताब्दी में ही राजा बने थे गुहिल वंश के। दोस्तों अल्लट के पिता कौन थे? भर्तृहरि द्वितीय। भर्तृहरि द्वितीय अल्लट के पिता थे, और इनकी माता महालक्ष्मी थी, जिनकी चर्चा हमने अभी की है। दोस्तों अल्लट का एक उपनाम भी मिलता है, और वो उपनाम किस में मिलता है? ख्यातों में इनका उपनाम मिलता है। जो उपनाम था इनका वो था आलू रावल। दोस्तों अल्लट का ख्यातों में एक उपनाम मिलता है जिसका नाम है आलू रावल। जैसे कालभोज को क्या कहा जाता है? बप्पा रावल की उपाधि दी थी, उसी प्रकार अल्लट को ख्यातों में क्या कहा जाता है? आलू रावल कहा जाता है। दोस्तों जब अल्लट 10वीं शताब्दी में गुहिल वंश के शासक थे, तो इन्होंने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था, और उस मंदिर का नाम क्या है? वराह मंदिर, जो भगवान विष्णु का मंदिर है। दोस्तों माना जाता है कि वराह मंदिर ये कहाँ पर है? आहड़ उदयपुर में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अल्लट ने करवाया था। और कब करवाया था? 10वीं शताब्दी में करवाया था। 10वीं शताब्दी में अल्लट ने वराह मंदिर, जो भगवान विष्णु का मंदिर था, उसका निर्माण आहड़ उदयपुर में करवाया। दोस्तों राजस्थान में एक वराह मंदिर कहाँ पर है? अजमेर में भी है। कहाँ पर? पुष्कर अजमेर में भी है, जिसका निर्माण अजमेर के चौहान शासक हुए थे, जिनका नाम था अर्णोराज आनाजी ने लगभग 12वीं शताब्दी में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राजस्थान में वराह मंदिर दो हैं, एक तो 12वीं शताब्दी का है जिसका निर्माण अर्णोराज आनाजी ने करवाया था, और एक 10वीं शताब्दी का है जिसका निर्माण किसने करवाया था? अल्लट ने करवाया था। दोस्तों आहड़ उदयपुर के प्राचीन नाम की हम बात करते हैं इतिहास के संदर्भ में। देखो इतिहास के संदर्भ में आहड़ उदयपुर की बात करें तो इसका प्राचीन नाम मिलता है आघाटपुर या आघाट दुर्ग। इसके दो नाम मिलते हैं आहड़ उदयपुर के प्राचीन नाम इतिहास के संदर्भ में, आघाटपुर या आघाट दुर्ग। फिर नेक्स्ट बात इसकी है कि आहड़ से प्राचीन कालीन प्रागैतिहासिक सभ्यताओं की भी जानकारी मिली है। फिर सभ्यताओं के संदर्भ में हम आहड़ को देखते हैं। सभ्यताओं के संदर्भ में आहड़ के कुछ उपनाम यहाँ पर दिए गए हैं। आहड़ सभ्यता जो उदयपुर में स्थित है, इसके जो उपनाम हैं वो हैं एक तो ताम्र नगरी, एक है ताम्रवती नगरी, और एक है धुलरकोट की सभ्यता। दोस्तों धुलरकोट की सभ्यता इस वजह से कहा जाता है क्योंकि आहड़ में एक रेत का टीला था जिस पर यह सभ्यता विकसित हुई थी। इसी रेत के टीले को स्थानीय भाषा में धुलरकोट की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला एक यहाँ पर प्रश्न है। एक सभ्यता है गणेश्वर की सभ्यता। इस गणेश्वर की सभ्यता को भी क्या कहा जाता है? ताम्र जननी इसको कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ताम्र जननी किस सभ्यता का उपनाम है तो वो है गणेश्वर की सभ्यता, जो कहाँ पर है? नीमका थाना सीकर में ये स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ताम्र नगरी या ताम्रवती नगरी तो आप आहड़ सभ्यता को बोलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए ताम्र जननी तो आप बोलेंगे गणेश्वर की सभ्यता को।
तो दोस्तों ये आहड़ का सभ्यता के संदर्भ में एक छोटा सा परिचय था। तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि आहड़ उदयपुर प्राचीन नाम, इतिहास में पूछे तो अगाटपुर, अगाट दुर्ग, और सभ्यता के संदर्भ में आहड़ के उपनाम पूछे तो आपको बताना है ताम्र नगरी या ताम्रवती या धूलरकोट की सभ्यता। अगली चर्चा करते हैं हम बात कर रहे थे अल्लट आलूराव की। दोस्तों जब 10वीं शताब्दी में अल्लट आलूराव गुहिल वंश के शासक थे तो 10वीं शताब्दी में इन पर हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों का आक्रमण किस पर हुआ? अल्लट पर हूणों का आक्रमण हुआ। कब हुआ था? 10वीं शताब्दी में, और एक भयंकर युद्ध यहाँ पर लड़ा गया। अल्लट एक महान शक्तिशाली शासक थे। दोस्तों ये हूण आक्रमणकारी, मतलब हूण जो जाति हैं, ये विश्व की सबसे खतरनाक लड़ाकू जाति में से मानी जाती हैं। दोस्तों ये हूण जाति चीन पर बार बार आक्रमण करती थी, क्योंकि ये हूण जो जाति थी ये मध्य एशिया, ईरान, इराक उस तरफ से आया करती थी, और इनका जो आने का जो रास्ता था वो चीन इनके पास में पड़ता था। तो ये चीन पर बार बार आक्रमण करते थे। चीन के राजा इनसे बहुत ज़्यादा भयभीत हुआ करते थे, इनसे बहुत ज़्यादा डरते थे। तो इनके आक्रमणों से परेशान होकर चीन के राजाओं ने उत्तरी पश्चिमी सीमा पर चीन में एक दीवार का निर्माण करवाया। जो दीवार आज विश्व की सबसे बड़ी दीवार है वो चीन की दीवारें, जिसका निर्माण चीन के राजाओं ने हूणों के आक्रमण से बचने के लिए करवाया था। दोस्तों चीन ने उस समय सोचा, उन राजाओं ने उस समय ये नहीं सोचा होगा कि इस दीवार का महत्व कितना हो जाएगा इन फ्यूचर में जाके। आज जो दीवार विश्व की सबसे बड़ी दीवार है वो किसने बनवाई थी? चीन के राजाओं ने बनाई थी। और किसके आक्रमणों से बचने के लिए बनाई थी? तो हूण आक्रमणों से बचने के लिए बनाई थी। तो दोस्तों जैसे चीन ने इस दीवार का निर्माण करवाया तो हूण आक्रमणकारी अब उस दीवार को पार करने में असमर्थ हो गए थे। फिर ये उत्तरी पश्चिमी सीमा से इन्होंने भारत की तरफ प्रस्थान करने लगे और भारत पर आक्रमण शुरू करने लगे। और दोस्तों भारत में हूणों को दोस्तों भारत में, अब मैं आपको भारत के इतिहास से जोड़ रहा हूँ यहाँ पर। हूणों को भारत में सबसे पहले एक राजा थे जिन्होंने इनको पहली बार पराजित किया था, और वो कौन थे? वो थे गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त। गुप्त वंश के शासक कौन थे? स्कंदगुप्त थे, जिन्होंने हूणों को विश्व में सबसे पहली बार 457 ईस्वी में इनको पराजित किया था। तो हूणों को सबसे पहले, विश्व की बात करें तो हूणों को सबसे पहले पराजित करने वाले शासक कौन थे? वो थे गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त, जिन्होंने 457 ईस्वी में हूणों को पराजित किया था। और जूनागढ़ प्रशस्ति में हूणों की ये जो पराजित हुए इनकी जानकारी जूनागढ़ प्रशस्ति में मिलती है। और जूनागढ़ प्रशस्ति में ही हूणों को क्या कहा गया है? मलेच्छ कहा गया है। क्या कहा गया है? हूणों को मलेच्छ कहा गया है। कौन सी प्रशस्ति में कहा गया है? जूनागढ़ प्रशस्ति में। तो दोस्तों विश्व का पहला राजा माना जाता है किसको? स्कंदगुप्त को, जिसने हूणों को पराजित किया था। ये था भारत के या विश्व के इतिहास के संदर्भ में। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो जैसे ही हूणों ने 10वीं शताब्दी में अल्लट, मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक अल्लट पर आक्रमण किया, तो अल्लट ने भी इनको यहाँ पर पराजित कर दिया था। तो दोस्तों अल्लट राजस्थान का पहला राजा था जिसने हूणों को पराजित किया था, और फिर दोनों के बीच में इनके समझौता भी हो गया था। और समझौते के तहत हूणों ने अपनी राजकुमारी थी एक, जिसका विवाह अल्लट के साथ किया था। तो हूण राजकुमारी कौन थी वो? तो हूण राजकुमारी थी वो हरिया देवी। हरिया देवी का विवाह किससे हो गया था? अल्लट से हो गया था, जो दोस्तों राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है।
ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह किनके मध्य हुआ था? तो मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक अल्लट और हूण राजकुमारी हरिया देवी का विवाह मेवाड़ के गुहिल वंश का या राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ था। और दोस्तों, यहीं से मैं आपको एक फैक्ट में और जोड़ता हूँ भारत के इतिहास के संदर्भ में। सुने, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह पूछे तो आप बताओगे चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था हेलेना से। और हेलेना कौन थी? ये थी सिकंदर के सेनापति। कौन था? सेल्यूकस निकेटर, उसकी पुत्री थी हेलेना। इसका विवाह हुआ था किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से इसका विवाह हुआ था जब सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व में। और इनका सामना जो किया था वो किया था राजा पोरस ने। तो वो जो युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में, उसे कहा जाता है झेलम नदी का युद्ध या हाइडेस्पिस का युद्ध या वितस्ता का युद्ध उसे कहा जाता है। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का। ठीक है। और राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक अल्लट और हूण राजकुमारी हरिया देवी का विवाह राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। दोस्तों, विवाह के पश्चात हूण के जो सभी सैनिक थे, इन सभी सैनिकों ने अल्लट की सहायता की और हूणों की सहायता से ही अल्लट ने अपने साम्राज्य का भी विस्तार कर लिया। फिर साम्राज्य का विस्तार करने के बाद अल्लट ने अपनी राजधानी नागदा उदयपुर से बदलकर अहाड़ उदयपुर को बनाया। देखो, नागदा राजधानी प्रॉपर तरीके से किसने बनाई थी? कालभोज ने बनाई थी। अब अल्लट नागदा उदयपुर को राजधानी बदलकर अहाड़ उदयपुर को बनाता है। तो दूसरी बार अहाड़ पूछा जाता है कि अहाड़ उदयपुर को किसने मेवाड़ के गुहिल वंश की राजधानी बनाया था? तो अल्लट ने बनाया था। और नागदा को किसने बनाया था? कालभोज ने बनाया था। तो मेवाड़ के गुहिल वंश की पहली राजधानी थी नागदा और दूसरी राजधानी थी अहाड़ उदयपुर, जो किसने बनाई थी? अल्लट ने बनाई थी। इसके बाद साम्राज्य अधिक हुआ, जनसंख्या अधिक हुई। उसके बाद अल्लट ने यहाँ पर एक प्रथा प्रारंभ की थी जिसका नाम था नौकरशाही। नौकरशाही वो प्रथा होती थी जिसको बोला जाता है कर्मचारी आयोग विभाग। मतलब इसने अपने राज्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया और वहाँ पर कुछ पदों का सृजन किया ताकि साम्राज्य को चलाने में ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि साम्राज्य इनका बड़ा हो चुका था। फिर अल्लट ने यहाँ पर नौकरशाही कर्मचारी आयोग विभाग का गठन कर दिया और फिर यहाँ की शासन व्यवस्था में पदों का सृजन किया और फिर इनका जो शासन था वह अच्छी तरीके से चलने लगा। तो मेवाड़ में प्रश्न आता है दोस्तों कि मेवाड़ में पहली बार नौकरशाही की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी अल्लट ने। मेवाड़ में पहली बार नौकरशाही की शुरुआत करने वाले मेवाड़ के पहले गुहिल वंश के राजा कौन थे? तो वो थे अल्लट आलू रावल। तो दोस्तों, ये था अल्लट के बारे में जानकारी। अब हम आगे चलते हैं। इनके बाद अल्लट के बाद आते हैं एक शासक जिनका नाम है शक्ति कुमार। अब दोस्तों, अल्लट थे 10वीं शताब्दी के राजा और फिर शक्ति कुमार बनते हैं 11वीं शताब्दी में। यहाँ के गुहिल वंश के शासक शक्ति कुमार बनते हैं। दोस्तों, शक्ति कुमार जब गुहिल वंश के शासक बने थे तो उस समय भी इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? अहाड़ ही थी। और फिर शक्ति कुमार, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति कुमार के बारे में एक चीज़ पूछी जाती है कि शक्ति कुमार का काल मेवाड़ के गुहिल वंश का विनाशकारी काल कहा जाता है।
इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मेवाड़ के गुहिल वंश का विनाशकारी काल शक्ति कुमार का काल क्यों कहा जाता है। दोस्तों 11वीं शताब्दी की बात है, जब जब मालवा के शासक थे मुंज परमार। मालवा के शासक उस समय थे मुंज परमार, और इस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? गुहिल वंश के शक्ति कुमार मेवाड़ के शासक थे, और मालवा के शासक कौन थे? मुंज परमार। यहाँ पर परमार वंश थे, परमार वंश के राजा थे मुंज परमार। मुंज परमार ने शक्ति कुमार की जो राजधानी थी आहड़, उस पर आक्रमण किया, और इस शक्ति कुमार की जो राजधानी आहड़ थी इसको तहस नहस कर दिया, मतलब नष्ट ही कर दिया लगभग। इस वजह से ही इनको कहा जाता है कि मेवाड़ के गुहिल वंश का विनाशकारी काल। किसके काल को कहा जाता है? शक्ति कुमार के काल को मेवाड़ का गुहिल वंश का विनाशकारी काल कहा जाता है। और इस समय आक्रमण किसने किया था? मालवा के शासक मुंज परमार ने शक्ति कुमार के ऊपर आक्रमण किया और इसकी राजधानी आहड़ को नष्ट किया। इसी वजह से शक्ति कुमार का काल मेवाड़ का विनाशकारी काल कहा जाता है। अब युद्ध में शक्ति कुमार पराजित होते हैं और मुंज परमार यहाँ पर विजय होते हैं। तो दोस्तों जैसे ही विजय हुए तो इनकी खुशखबरी इनके भतीजे को मिल गई, जो कहाँ पर थे इस समय? चित्तौड़गढ़ में ये थे। तो जैसे ही मुंज परमार विजय हुए तो इसकी खबर इनके भतीजे भोज परमार को मिली। तो ये खुशी में भोज परमार ने युद्ध जीतने की खुशी में यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका नाम है त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर, जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? भोज परमार ने करवाया था। कैसे करवाया था? क्योंकि इन्होंने मुंज परमार ने शक्ति कुमार पर आक्रमण किया था। गुहिल वंश के शासक शक्ति कुमार को पराजित किया, और उस जीत की खुशी में इनके भतीजे मुंज परमार के भतीजे भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया? चित्तौड़गढ़ में करवाया। इसी मंदिर को दोस्तों वर्तमान में क्या कहा जाता है? मोकल का मंदिर या समितेश्वर मंदिर के नाम से इस त्रिभुवन नारायण मंदिर को जाना जाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मोकल का मंदिर या समितेश्वर मंदिर कहाँ पर है और इसका निर्माण किसने करवाया था। तो ये मंदिर है चित्तौड़गढ़ में है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? भोज परमार ने करवाया था। ठीक है दोस्तों एक प्रशस्ति में इनका भोज परमार का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। उस प्रशस्ति का क्या नाम है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में उल्लेख है किसका? भोज परमार का। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? महाराणा कुंभा। इनको भी हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो भोज परमार का उल्लेख कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मिलता है, जिसमें भोज परमार के बारे में बताया कि भोज परमार ने नागदा उदयपुर में एक तालाब का निर्माण भी करवाया था, जिसका नाम था भोज सागर तालाब। भोज सागर तालाब के निर्माण की जानकारी कहाँ से मिलती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति से मिलती हैं कि भोज परमार ने भोज सागर तालाब का निर्माण कहाँ पर करवाया था? उदयपुर में करवाया था। तो दोस्तों आज की क्लास ये थी, जिसमें हमने पढ़ा भरत भट्ट द्वितीय से पढ़ा, जो 10वीं शताब्दी के गुहिल वंश के शासक थे, जिनका हमने उपनाम देखा। एक तो प्रतापगढ़ शिलालेख और एक आघाटपुर शिलालेख में इनका उल्लेख मिलता है। फिर इनका विवाह होता है राष्ट्रकूट कन्या महालक्ष्मी से, और फिर इनके बाद जो अगले शासक आते हैं अल्लट, इनके बारे में भी हमने देखा। इनका जो उपनाम था वो आलू रावल था, जिसका वर्णन ख्यातों में मिलता है। फिर इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया, वराह मंदिर, जो विष्णु भगवान को समर्पित है, और इन्होंने इसका निर्माण आहड़ उदयपुर में करवाया। आहड़ उदयपुर का प्राचीन नाम इतिहास में क्या मिलता है? आघाटपुर या आघाट दुर्ग। और आहड़ उदयपुर से ही प्राचीन कालीन प्रागैतिहासिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। फिर हमने बात की थी आहड़ सभ्यता की, जो उदयपुर में स्थित है। इसका उपनाम है
ताम्र नगरी, ताम्रवती नगरी और धूलर कोट की सभ्यता। और ताम्र जननी किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है गणेश्वर की सभ्यता को, जो नीम का थाना सीकर में स्थित है। फिर इसके बाद 10वीं शताब्दी में यहाँ पर हूणों का आक्रमण हुआ, तो अल्लट ने हूणों को यहाँ पर पराजित किया। तो अल्लट राजस्थान का पहला शासक था, या मेवाड़ के गुहिल वंश का पहला शासक था, जिसने हूणों को पराजित कर दिया। फिर हूणों की राजकुमारी थी एक हरिया देवी, जिसका विवाह किसे किया गया? अल्लट से किया गया। और यही विवाह राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता है। विवाह के पश्चात हूणों की सहायता से अल्लट ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपनी राजधानी को बदला। जो नागदा से इसने अपनी राजधानी स्थानांतरण की और कहाँ पर बनाई? फिर आहड़ उदयपुर में बनाई। इसके पश्चात अल्लट ने नौकरशाही प्रथा प्रारंभ की। नौकरशाही प्रथा का मतलब है कर्मचारी आयोग विभाग, मतलब इसने पद सृजित किए और नौकरियां दी। मतलब कहने का मतलब यही है कि इन्होंने वेतन देकर कर्मचारियों की नियुक्तियां शुरू की थी। और यहाँ पर हैं मेवाड़ में पहली बार नौकरशाही की शुरुआत करने वाले राजा कौन थे? गुहिल वंश के, तो वो अल्लट ही थे। इसके बाद हमने देखा शक्ति कुमार को। शक्ति कुमार का काल मेवाड़ के गुहिल वंश का विनाशकारी काल कहलाता है, क्योंकि इस समय मालवा के शासक थे एक, जिनका नाम था मुंज परमार। मालवा के शासक कौन थे? मुंज परमार, जिन्होंने मेवाड़ के शासक शक्ति कुमार के ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया था और इनकी राजधानी आहड़ को नष्ट व्यस्त ध्वस्त किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि मेवाड़ के गुहिल वंश का विनाशकारी काल किसका काल कहलाता है? तो कहलाता है शक्ति कुमार का काल। फिर विजय होने की खुशी में मुंज परमार के भतीजे थे भोज परमार, इन्होंने चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बोला जाता है त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर, जो वर्तमान में चित्तौड़ में है, जिसे क्या कहा जाता है? मोकल समीदेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है। और भोज परमार की जानकारी कहाँ से मिलती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति से मिलती हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता महाराणा कुंभा हैं, जिसमें उल्लेख मिलता है कि भोज परमार ने नागदा उदयपुर में भोजसागर तालाब का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। इसके बाद अब हम अगला शासक पढ़ेंगे अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तो इसके बाद जो शासक आएंगे वो आएंगे रण सिंह, और इन्हीं के काल में ही मेवाड़ का जो गुहिल वंश है वो 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। तो उसके बारे में भी हम अच्छे से डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। दोस्तों, हमारी एक क्लास रोज़ सुबह 7 बजे के करीब आपको मिलती होगी। उसका नाम है डेली करंट अफेयर के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको दिए जाते हैं, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।